हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 6, 7, 8 के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम जो है क्लास 9th के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपका टोटल 15 चैप्टर है क्लास 9th में। तो आज के इस वीडियो में हम इसके 7 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th, इसमें आपका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामान्यतः पदार्थ यानी द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं की अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी को पता होगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके गुण दिया है, इसमें देखते हैं। पहला है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी कम होती है। तो ये आपका गलत है। देखिए, संपीड़ितता होती क्या है? तो पदार्थों के अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें हवा भरी होती है, जिससे वे दबाए जा सकते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। और गैसों के अणुओं के बीच ज्यादा गैप होता है। गैसों के अणु काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए जो है गैसों की संपीड़ितता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गैस की संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ये आपका क्या है? सही है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ये आपका क्या है? सही है। तो इसका सही पूछा है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 आपका क्या है? करेक्ट है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से आपका पहला कथन गलत है, क्योंकि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। गैसों की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी जो एलपीजी होती है, अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन के सिलेंडर तथा वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी सिलेंडर, सभी में संपीड़ित गैसें होती हैं। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे कम होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसलिए क्या होता है? उसकी संपीड़ितता कम होती है। और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उसको ज्यादा दबाया जा सकता है, यानी उसकी संपीड़ितता सर्वाधिक होती है गैस की। आगे है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, ठोसों की अपेक्षा द्रव में क्या होता है? विसरण दर अधिक होता है। अगला है, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक। ठोस कणों में क्या होता है? आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। गैस के कणों में सबसे कम होता है और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। जबकि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। और गैस के कणों में सबसे अधिक होती है क्या? गतिज ऊर्जा। तथा द्रव के कणों में मध्यवर्ती होती है। देखिए, इसमें आप 4 पॉइंट, हमने 4 पॉइंट पढ़ा। पहला, आप अगर पूछा जाए संपीड़ितता, तो संपीड़ितता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो ठोस की होती है। किसकी होती है? ठोस, सॉरी, संपीड़ितता सबसे कम किसकी होती है? ठोस की। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो किसकी होती है? तो गैस की संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है। गैस की संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है और ठोस की सबसे कम होती है। दूसरा हमने पढ़ा विसरण। तो विसरण किसका ज्यादा होता है? तो द्रव का ज्यादा होता है। द्रव का विसरण ठोस से ज्यादा होता है। तीसरा हमने पढ़ा आकर्षण बल। तो आकर्षण बल सबसे अधिक किसका होता है? तो ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस का क्या होता है? आकर्षण बल सबसे अधिक। और सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है? तो आपका गैस में होता है। गैस में सबसे कम होता है। अगला हमने पढ़े गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम किस में होती है? तो न्यूनतम आपका गतिज ऊर्जा ठोस में होती है। किसमें? ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा। और सबसे ज्यादा किसमें गतिज ऊर्जा होती है? तो गैस में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है। ठीक, नेक्स्ट आपका, बर्फ और उस पर
तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बर्फ का गलनांक 373 केल्विन होता है, ये आपका गलत है। बर्फ का गलनांक 373 केल्विन नहीं 273 केल्विन होता है, जिसे आप 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसी को अब क्या कहा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है 273 केल्विन का, और ये क्या है, बर्फ का गलनांक होता है। दूसरा है बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान क्या होता है, एक समान रहता है, यह सही है। तीसरा है बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, यह आपका क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, सही, तो ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका 2 सही है। ठीक है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, अतः कथन आपका पहला गलत हो जाएगा। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। क्वथनांक किसे कहा जाता है कि जिस ताप पर जो है द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक क्या होता है, तो 373 केल्विन होता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन, जिसे आप 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। जल का अगर डिग्री सेल्सियस पूछा जाए तो क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन पूछा जाए तो 373 केल्विन होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला है बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बर्फ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई उष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए ही इस उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह माना जाता है कि यह गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है, जो उस पदार्थ की संगलन गुप्त यानी छुपी हुई उष्मा कहलाती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला है संगलन की गुप्त उष्मा के कारण ही जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अतः तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। कहा जाता है ना कि गुप्त उष्मा जो है किसमें होता है, गैस में सर्वाधिक होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से तापमान का असाई मात्रक कौन सा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तापमान का असाई मात्रक पूछा है, ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट भी तापमान का मात्रक है, केल्विन भी, सेल्सियस भी, लेकिन इसमें पूछा है तापमान का असाई मात्रक, तो असाई मात्रक आपका क्या होता है, केल्विन होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा डिग्री सेल्सियस तीनों तापमान के मात्रक हैं। इनमें से केवल तापमान का असाई मात्रक कौन सा है, केल्विन। केल्विन जो है तापमान का असाई मात्रक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिसे सुविधा के अनुसार 273 ही मान लिया जाता है। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तापमान की माप अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो 273 में से उसे घटाते हैं। जैसे मान लीजिएगा पूछा जाए को 300 केल्विन को जो है किसमें बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, तो 300 में से आपका 273 घटा देंगे, तो लगभग कितना आ जाएगा, तो आपका लगभग 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आपका सेल्सियस में होगा। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। जबकि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में कोई तापमान दिया है, जैसे मान लीजिए आपका 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें आपका 273 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, लगभग आपका 310 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, 310 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि केल्विन में बदलना है तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलना है तो हम क्या करेंगे, 273 को जोड़ देते हैं, और अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो हम घटा देते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला पास्कल
दाब का असाई मात्रक है। पास्कल जो होता है क्या है, दाब का असाई मात्रक है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये भी जान रखिए, जो वायु का दाब होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फियर होता है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फियर गैसीय दाब की मापन का मात्रक होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने अथवा किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर एवं अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाने वाले सबसे सामान्य उदाहरण है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कपूर और नेप्थलीन ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एटमॉस्फियर दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिकों ने चौथी अवस्था पदार्थ की कौन खोजी है, तो आपका प्लाज्मा को माना है। और पांचवा कौन सा है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, क्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। क्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है, यह बात आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा, सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है। ये आपका क्या है, गलत होता है। ये प्लाज्मा की वजह से होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केवल आपका पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इसलिए पहला कथन सत्य है। नियान बल्ब में नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, जिससे ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। अगला, गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, इसलिए आपका कथन दूसरा गलत हो जाएगा। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिनके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी कहा गया है। अमेरिका में एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैन कैटरले और कार्ल ई वैमन को बीई की अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। ये पूछा गया प्रश्न है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक सतही परिघटना है। ये आपका क्या है, सही है। दूसरा है, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है। ये भी आपका सही है। तीसरा है, इससे ठंडक उत्पन्न होती है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो यानी तीनों इसमें आपके क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, अर्थात ये सतह पर ही उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जो कि वायुमंडल की ओर खुला
होता है। दूसरा आपका तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, इन सब पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। अगला है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा आवेशित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है। गर्मियों में शरीर से जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकरण के लिए द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमें क्या मिलता है? शीतलता मिलता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, ये आपका क्या है? सही है। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता सही है। वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ये आपका क्या है? करेक्ट है। वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, सही है। जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो क्या, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। इस विलयन का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में संक्रमण से बचाव के लिए चोट या कटे पर किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे अगर घाव हो जाता है वहां पे किया जाता है, टिंचर आयोडीन। दूसरा, वात युक्त पेय जैसे आपका सोडा हो गया, जल, कोक इत्यादि तरल विलयनों में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ये पूछा गया प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलाइड विलयन के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला, यह विलयन समांगी होता है, ये गलत है। विषमांगी होता है, ये गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये आपका क्या है? सही है। कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये आपका क्या है? सही हो जाएगा। तीसरा है, यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा है का, दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी 2, 3 और 4 इसमें आपके सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। कोलाइड विलयन विलयन तथा निलंबन से भिन्न है। कोलाइड विलयन विलयन तथा निलंबन से भिन्न होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। जो विलयन होता है वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, और जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश को फैलाने में सक्षम होते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइड अथवा कोलाइड विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कोलाइड कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए आपका दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है जो कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, दूध तथा पानी का मिश्रण क्या है? आपका कोलाइड विलयन है। अगला है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का एक अन्य उदाहरण हम जंगलों में भी देख सकते हैं। जब घने जंगल के आच्छादन क्षेत्र से सूर्य की किरण गुजरती है तो जंगल के कोहरे में उपस्थित छोटे छोटे जल के कण कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा, जब जैसे घने जंगल होते हैं उसमें जब थोड़ा बहुत प्रकाश आता रहता है तो उसमें धूल वगैरह के कण दिखाई देते हैं, वही आपका है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? तो टिंडल प्रभाव की वजह से होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड या कोलाइड या कोलाइड्स का उदाहरण है? कोलाइड्स का उदाहरण इसमें पूछा है, कौन सा है? तो आपका वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कोलाइड है, शेविंग क्रीम भी है, आपका पनीर, बादल, सभी ये क्या है? कोलाइड्स के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। देखिए, उपयुक्त सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं।
कोलाइड के समान उदाहरण और प्रकार दिया है। जो कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ये सब क्या होता है, जो एग्जॉस्ट होता है वो ये एरोसॉल होता है, प्रकार इसका एरोसॉल होता है। शेविंग क्रीम, फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस, ये सब क्या होता है, ये फोम होता है। दूध, फेस क्रीम, ये आपका इमल्शन, ये सब कोलाइड विलयन है। मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़, ये आपका सोल। जेली, पनीर, मक्खन आपका जेल। रंगीन, रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच आपका ठोस सोल होता है। ये सब क्या है, कोलाइड विलयंस है। अगला है निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। जांच, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। उपयुक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण के द्वारा, तो ये आपका तीनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। एग्जाम्पल दे देगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कौन सा अपकेंद्रण का है, तो ये आपका तीनों है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अपकेंद्रण विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि से दूध से क्रीम को भी पृथक किया जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब किसके उदाहरण है, तो आपका अपकेंद्रण के उदाहरण है। अला, निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सी क्रोमैटोग्राफी से संबंधित है? क्रोमैटोग्राफी से कौन सा संबंधित है, इसमें पूछा है। पहला करा है डाई में से रंगों को पृथक करना, ये आपका सही है। दूसरा है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, ये भी आपका क्या करेक्ट है। रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करना, ये भी आपका सही है। चौथा, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त प्रक्रियाओं में से आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा दिया है, क्रोमैटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमैटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि है। ये क्या होता है, किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि होती है। इस विधि को रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ठीक है। प्रक्रिया 4 क्रोमैटोग्राफी से संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप की विधि प्रयोग में लाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग है? क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग इसमें से कौन पूछ रहा है, कौन सा है? पहला, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, ये आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा है नमक से कपूर को पृथक करना, ये गलत है। अशुद्ध नमूनों से फिटकरी को पृथक करना, अशुद्ध नमूनों से फिटकरी को पृथक करना, ये आपका क्या क्रिस्टलीकरण है। चौथा, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 आपका सही है। ठीक है। देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किसको, ठोस पदार्थों को। इस विधि से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। प्रक्रिया 1, प्रक्रिया 3 जो दिया है आपका क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग है, जबकि दूसरा किसका है, तो दूसरा इसमें आपका ऊर्ध्वपातन का प्रयोग है। नमक से कपूर को पृथक करना, ये क्या है आपका, ये ऊर्ध्वपातन का प्रयोग है। चौथा जो दिया है प्रभाजी आसवन विधि का अनुप्रयोग, इस विधि का प्रयोग वायु से गैस को पृथक करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उसके विभिन्न घटकों को पृथक करने में किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों से जो घटक किससे किए जाते हैं, तो आपका प्रभाजी आसवन विधि से किए जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल देके पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये सारे प्रश्न जो है एग्जैक्ट एनसीईआरटी के बुक से उठाए गए हैं, आप बुक में देख सकते हैं, शब्द भी वहीं के हैं सारे। ठीक है। अगला है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन है, तो आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक दोनों है। ऑप्शन सी। देख कैसे, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में आपका भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। जब मोमबत्ती पिघलती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और जबकि मोम का जलना क्या होता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिए, अगर मोम का पिघलना दिया हुआ ऑप्शन में तो भौतिक परिवर्तन, और मोम का जलना दिया हो आपका तो क्या होता है, तो आपका वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला चैप्टर है परमाणु एवं अणु। तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात का नियम दिया है यहाँ पे। पहला है एंटोनी एल लवाइजिए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के इन नियमों से है, आपका सही है। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, ये आपका क्या है, करेक्ट है। द्रव्यमान का ये आपका संरक्षण का नियम है, ध्यान रखिएगा। अगला है स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ये आपका क्या है, सही है। ये आपका क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीनों आपके क्या है, करेक्ट है। एंटोनी एल लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट दोनों ही रासायनिक संयोजन के इन नियमों से संबंधित है। बहुत से प्रायोगिक कार्यों के पश्चात इन्होंने दो नियम दिए। पहला आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा आपका स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संदर्भ में लवाइजिए ने बताया कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अगला है स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका जॉन डाल्टन ने। पूछा गया प्रश्न है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यही माना जा रहा, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि परमाणु भी विभाज्य है तथा इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत आपका जॉन डाल्टन ने दिया था। और इनके अनुसार क्या था कि परमाणु अविभाज्य है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। सभी को पता होगा, ये आपका क्या है, सही है। दूसरा, कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तीसरा, आपका आवोगाद्रोस स्थिरांक तथा यानी अथवा आवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻33 होता है। ये आपका गलत है, 10⁻33 नहीं होता, 10⁻23 होता है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है, आवोगाद्रो संख्या का मान पूछा गया है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। 1 और 2 आपका क्या है, करेक्ट है। वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है, अतः आपका पहला कथन सत्य है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों को के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान कार्बन इकाई C12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौम रूप में स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में मान लेते हैं। C12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं, अतः आपका दूसरा भी सही है। आवोगाद्रो संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आवोगाद्रो स्थिरांक का मान 6.022 × 10⁻23 होता है, अतः आपका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। या किसी पदार्थ के एक मोल में कणों यानी परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या को बताता है। आवोगाद्रो क्या बताता है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या को बताता है, ये जो कि निश्चित होती है। इस स्थिरांक को N0 से, ये आपका इसका सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मान इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो आवोगाद्रो के नाम पर पड़ा। अगला चैप्टर आपका परमाणु की संरचना। तो इससे प्रश्न देखते हैं, मिलान करना। पहले में एक तरफ जो है आविष्कार दिया, दूसरी तरफ आविष्कारक दिए हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का आपका J. चैडविक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आपका J. थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज तो आपका गोल्डस्टीन। और परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज
जे चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। समानता न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन पे। और द्रव्यमान पे आपका क्या जो प्रोटॉन होता है, इस पे क्या होता है, आपका प्लस चार्ज होता है, इसलिए आपका नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन ने किया था। इस खोज के कारण उन्हें 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ई गोल्डस्टीन ने 1866 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः प्रोटॉन कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत यानी धनात्मक था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। तो इसलिए आपका गोल्डस्टीन का कौन हो जाएगा, तो आपका प्रोटॉन। अगला आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियो धर्मिता पर अपनी योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे टॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह आपका क्या सही है। दूसरा आपका नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, यह भी आपका क्या है, करेक्ट है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्या है आपके करेक्ट है। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। 1922 में नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अला निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, कहना किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, सभी को पता होगा, परंतु इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। पूछा गया प्रश्न है ये। अगला परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला आपका दिया है संयोजकता, दूसरा आपका परमाणु क्रमांक और तीसरा आपका द्रव्यमान संख्या। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो संयोजकता आपका संयोजन शक्ति यही आपका सुमेलित है, बाकी आपका दोनों आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी परमाणु की संयोजन शक्ति उस परमाणु की संयोजकता होती है, इसलिए पहला सही था। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या क्या होता है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है क्या, परमाणु संख्या। जबकि किसी परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये उल्टा दिया था। आपका द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग होता है। ये फार्मूला भी होता है, ये पूछा जाता है, प्रश्न इससे बनते हैं। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है आपका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक, अगला दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, ये पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है दो परमाणु को समस्थानिक कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पहला उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ये आपका क्या है, करेक्ट है। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ये परिभाषा पूछा जाता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। समस्थानिक के जो होता है रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप समस्थानिक में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमानों के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का क्या होता है, योग होता है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, समभारिक किसे कहते हैं, तो जिनकी क्या होती है परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा
पोट्रियम होता है, और कौन सा, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोट्रियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये। और इस इसी प्रकार प्रकृति में क्लोरीन भी 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिक का प्रयोग दिया है इसमें, यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन, ये आपका सही है। यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है उसे परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है, सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार, पूछा गया प्रश्न है, ये आपका बीपीएससी में पूछा गया है। कोबाल्ट का समस्थानिक, तो ये आपका कैंसर का उपचार, सही है। आयोडीन का समस्थानिक घेगा रोग का उपचार, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों क्या है आपके करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका जीवन की मौलिक इकाई। अभी जो पीछे चैप्टर थे उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री थे, और अब यहाँ से क्या हो रहा है, बायो शुरू हो रहा है। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा दिया है, कवक दिया है, बैक्टीरिया और पैरामीशियम दिया है। इसमें पूछा क्या है, यहाँ देखते हैं। तो पूछ रहा है कौन, बहुकोशिकीय है। तो बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, तो आपका कवक होता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी केवल 2, यानी फंजाई। ऐसे जो जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़े थे। तो एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं, तो जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव। जैसे आपका अमीबा हो गया, और क्लैमिडोमोनास या भी आपका एक कोशिकीय है। पैरामीशियम पूछा जाता है, ये एक कोशिकीय। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आपका कवक हो गया, पादप तथा जंतु बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकी से ही विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अगला है आपका मिलान करना है। आविष्कार दिया है और आविष्कारक दिया है। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज किसने किया था, सभी को पता होगा, काफी फेमस प्रश्न है ये। तो आपका रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित अगर कोशिका पूछा जाए तो किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये पूछा गया है। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक, कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने किया था, तो कैमली गॉल्जी ने किया था। इस सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस सारे जो है चारों अलग से प्रश्न बनते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने किया था, कैमिलो गॉल्जी ने किया था। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, जेई पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य नाम दिया, ये आपका सही है। जेई पुरोकुंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया, सही है। एम स्टील्डन तथा टी स्वॉन का संबंध कोशिका सिद्धांत से, ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसमें आपका दोनों सही हैं, दोनों आपके कथन सत्य हैं। जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था, परंतु जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, जेई पुरोकंज ने 1839 में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था, परंतु अगर इसकी खोज की बात करें तो डुजार्डिन ने किया था इसकी खोज। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। दो जीव वैज्ञानिक एम स्टील्डन तथा टी स्वॉन ने कोशिका के सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। अगला आपका, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका में किससे निर्मित होती है, तो ये आपका हो जाएगा, ये प्रोटीन का होता है और लिपिड का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से यह बनी होती है। अगला, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के बारे में यहाँ पे दिया है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। कह रहा है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक
कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा परासरण के माध्यम से होता है, ये भी आपका क्या है, सही है। तीसरा, परासरण जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही पूछा इसमें, तो पहला और दूसरा आपका क्या है, सही हो जाएगा। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है, इसलिए इसे वर्णात्मक यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका में गैसों तथा जल के आदान प्रदान पोषण ग्रहण करना तथा कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर गमन सब विसरण के माध्यम से होता है। पोषण ग्रहण किसके माध्यम से होता है, तो आपका विसरण के द्वारा। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार आवागमन परासरण की वजह से होता है। ठीक है, परासरण की वजह से, किसका, जल का। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। एक कोश की अलौड़ी जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। यानी जो पौधे का जड़ होता है, मूल मतलब जड़, उसका में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो परासरण के द्वारा होता है। ये पूछा गया प्रश्न है। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण होता है, ना कि आपका मृत कोशिका में। मृत कोशिका में जो है परासरण के द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता है। अगला है पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। कई बार प्रश्न आ चुका है, कोशिका भित्ति जो है किससे निर्मित होती है, तो आपका सेलुलोज से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। अगला आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका संबंध ऑप्शन ए, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम के बारे में दिया है। पहला है, ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, बात सही है। क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में होता है। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये भी आपका सही है। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये जितने कथन दिए हैं सारे प्रश्न हैं। कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। क्रोमोसोम केंद्रक में होता है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। सभी को पता होगा डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जब कोशिका विभाजित नहीं हो पाती उस समय यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने लगती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दिया है इसमें। पहला आपका समानता, प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, ये आपका सही है। तीसरा आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, ये भी आपका सही है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में आपका पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है तथा ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसका आकार छोटा होता है और अस्पष्ट केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और क्रोमोसोम इसमें एक होता है और कोशिका अंग इसमें अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, आकार बड़ा होता है
अस्पष्ट केंद्रक भी होता है, केंद्रक झिल्ली भी होता है, और क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं, और कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं इसमें। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की एक संरचना के साथ साथ, जबकि यूकेरियोटिक में क्लोरोफिल प्लास्टिड होता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी जीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। अलग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतःद्रवी जालिका दिया है, गोल्गी काय, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राजधानी। करा कोशिका के अंगक हैं, तो कोशिका के अंगक ये आपके क्या है, सभी आपका कोशिका के अंग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंधित है, तो आपका राइबोसोम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला अंतर्द्रव्यीय जालिका ER दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, ये कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका, कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाएं SER विष तथा दवा में निराविषीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी आपका क्या है, सही है। सही कथन पूछा है तो दोनों कथन आपके क्या है, सत्य हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतःद्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो रचना में प्लाज्मा झिल्ली के समरूप है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक खुरदरी तथा चिकनी होती हैं। RE खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण की साइट है RER, यहां तैयार प्रोटीन को अंतःद्रव्यीय जालिका यानी ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजती है। SER वसा तथा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। ER सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों यानी मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। कशेरुकी जंतुओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये ध्यान रखिएगा। अला लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है, लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका ऑप्शन बी गोल्गी उपकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका एक अपशिष्ट निपटान तंत्र है, या कोशिका का एक अपशिष्ट निपटान तंत्र है, ये बात क्या है, सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है, ये भी सही है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ये सही है। ये पूछा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का बिजली घर है, ये आपका सही है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी सही है। इसमें अपने DNA तथा राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। इसके अपने जो है DNA और राइबोसोम होते हैं, सही है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 इसमें आपके सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया सभी पता होगा, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसे पूछा जाता है एग्जाम में। अगला, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड होता है दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके संदर्भ में दिया है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जो प्लास्टिड होता है पादप कोशिका में, सही है। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु DNA अनुपस्थित होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला आपका सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वड़क होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है।
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें आपका स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अगला प्रश्न है, रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रसधानियों के बारे में दिया है, पहला, जंतु कोशिका में ये छोटी जबकि पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। ये आपका क्या है, ये आपका सही है। दूसरा है, ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, गलत है। ये एक कोशिका जीव में उपस्थित होती है, ये भी गलत, अनुपस्थित होती है, गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। ये जंतुओं में छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिका में क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे होंगे क्योंकि ये 9th का प्रश्न है भाई, 9th के क्वेश्चन है। अभी तक हमने 6 to 8 में नॉर्मल क्वेश्चन देखते थे, अब हम 9th पहुंच गए हैं तो 9th में थोड़ा क्वेश्चन तो अब रहेगा ही। और सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इसी क्लास से बनते हैं, 9, 10, 11 से ही बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें चैप्टर आपका ऊतक। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त दिया, पेशी दिया है, फ्लोएम दिया है। इसमें पूछ रहा है कौन से ऊतक का उदाहरण है। तो ऊतक ये सभी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। मनुष्यों में रक्त तथा पेशी एवं पौधों में फ्लोएम ऊतकों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अगला, कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के कार्य दिया है इसमें, एक कोशिकीजों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा होता है, ये सही है, तभी तो एक कोशिकीजों कहलाते हैं। बहुकोशिकीजों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये भी आपका क्या है, सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 9 मतलब दोनों सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला, पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पौधों के तने की परिधि में वृद्धि किसके कारण होता है, तो आपका हो जाता है पार्श्व विभाजोत्तक अथवा कैम्बियम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रारोह यानी स्टेम के शीर्ष विभाजोत्तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा उसकी इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाजोत्तक यानी कैम्बियम के कारण होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्वृष्ट विभाजोत्तक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। अगला है, पादपों के अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के अस्थायी ऊतक के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला आपका, अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यह बात का सही है। जो सरल ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, सही है। दूसरा आपका, जटिल अस्थायी ऊतकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जाइलम, जाइलम दिया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और एपिडर्मिस। करा कौन से अस्थायी ऊतक है, अस्थायी ऊतक इसमें कौन से हैं। तो आप पहला छोड़ दिए, जाइलम को छोड़ दिए, जब बाकी बात करें अगर हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें की, ये क्या है आपका, क्या है, अस्थायी ऊतक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। अगला, पैरेन्काइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं, सही है। पैरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं ये भोजन का भंडारण करते हैं, सही है। क्लोरेन्काइमा ऊतक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है, ये गलत है। अगला है, एरेन्काइमा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी आपका क्या है, गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी 2 और 3 आपका जो है सही नहीं है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा तब सॉल्व करिएगा। ठीक है, पादपों में उपस्थित सरल अस्थायी ऊतकों के अंतर्गत आने वाले पैरेन्काइमा ऊतक पादपों की आधारी पैकिंग को निर्मित करते हैं। ये ऊतक कोशिका की कुछ परतों के रूप में होते हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। पैरेन्काइमा मुख्यतः तनों और जड़ों की पोषण करने वाले पदार्थों, जल तथा भोजन का संग्रहण करती हैं। पैरेन्काइमा ऊतक पौधे के ऊतक हैं ये सारे। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। एरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जो पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। अगला,
पौधों में सरल अस्थायी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरल अस्थायी ऊतक, पहला, पौधों में लचीलापन स्क्लेरिक काइमा के कारण होता है, तो ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या है, गलत है। कॉलन काइमा पौधे की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। देखिए, पौधों में लचीलेपन का गुण एक अस्थायी ऊतक कॉलन काइमा के कारण होता है। किसके कारण, कॉलन काइमा के कारण होता है। या पौधे के विभिन्न भागों यानी पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, या पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ये जरूर ध्यान रखिए, कॉलन काइमा की वजह से क्या होता है, पौधे में लचीलापन होता है। और स्क्लेरन काइमा के कारण क्या होता है, इसके कारण जो है पौधे मजबूत होते हैं, मजबूत और कठोर बनाता है ये स्क्लेरन काइमा जो ऊतक होता है। ये जैसे आपका नारियल के छिलके के इन्हीं ऊतकों से बने होते हैं, जो नारियल का छिलका होता है इसी ऊतक से बना होता है। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टोमेटा के संदर्भ में यहाँ पे दिया है, पहला, ये रच्छी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ये आपका सही है। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु वाष्पोषण क्रिया की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका गलत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा सामान्यतः पौधों की एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे, एपिडर्मिस में। इन्हें दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं, इसलिए पहला सही हो जाएगा। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैस का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोषण क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है, ध्यान रखिए, स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोषण की क्रिया होती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये पौधे की वाष्प सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। दूसरा, यह पौधे की सबसे बाहरी परत है। तीसरा, यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कोशिका की समूह है, किसकी समूह है ये, तो ये आपका एपिडर्मिस की समूह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पौधे की सबसे बाहरी परत है, जिससे पौधे की पूरी तरह सतह ढकी होती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। मरुस्थलीय या शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधे में ये मोटी हो सकती है। यह कोशिका पौधे के बाह्य स्तर पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये मोम जैसी परत क्यूटिन, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का इस पर लेप होता है, या जलहान, यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, पौधे और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और वृक्षों के बारे में आ दिया है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, ये आपका सही है। दूसरा, आपका वृक्ष की छाल हवा एवं पानी के लिए अभेद्य होती है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। दोनों इसमें आपके क्या है, करेक्ट है, दोनों आपके सही हैं। ठीक है। अगला है जाइलम ऑफ फ्लोएम, इंपॉर्टेंट है ये। जाइलम ऑफ फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, सभी को पता होगा जाइलम यानी जा से आप जल, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका सही है। दूसरा, आपका फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, कराया। फ्लोएम पत्तियों के से भोजन को विभिन्न भागों पर, सही है, आपका सही है। तीसरा, आपका जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों के कोशिकाओं में दोनों दिशा में गति करते हैं, ये आपका गलत है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो सही नहीं इसमें पूछा तो सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरा सही नहीं है, बाकी दोनों आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जाइलम फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों सिराओं में गति करा सकते हैं, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एपिथेलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका तंत्र ऊतक। तो इसमें क्या पूछा है, जंतु ऊतकों के प्रकार है, तो ये सभी क्या है, आपका जंतु ऊतक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न जंतु ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं, तो ये आपका सही है। जैसे आपका हमने पढ़ा था अभी एपिडर्मिस, तो वो क्या होता है, पौधों का होता है, और ये एपिथेलियमी क्या होता है, आपका जंतु का होता है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस से जुड़ी रहती हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, ये भी सही है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंत्रिका जो ऊतक होता है न्यूरॉन का बना होता है, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों जो है आपके इसमें सही है, चारों आपका करेक्ट है।
अगर आपको व्याख्या पढ़ना हो तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अगला, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त एक संयोजी ऊतक, सभी को पता है रक्त क्या है आपका संयोजक का, करेक्ट है, ये पूछा जाता है। ये लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है, तो ये आपका गलत है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं, ये आपका सही है। तो इसमें पूछा क्या है, सही है, तो ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा आपका क्या है, सही है। देखिए, रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, आपका दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी उपस्थित होते हैं, ये आपका सही है। और रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है। अगला चैप्टर आपका जीवों में विविधता, प्रश्न देखते हैं इससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रक युक्त कोशिका में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है। कह रहा है केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, सही है। आप अपने पीछे ही पढ़ा जस्ट। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं, जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका पहला सही है। देखिए, केंद्रक युक्त कोशिका में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि इन्हीं खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं, सही है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है तथा वे उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। शारीरिक रचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। इसलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस भाग की सबसे अच्छा व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए, यहाँ पौधे और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा भूमध्य सागर के आसपास जो है क्या होता है, वहां पे भूमध्य रेखा के आसपास, सागर नहीं भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र जो गर्मी और नम वाला भाग होता है, वहां पौधे और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता वाले आधे से अधिक भाग कुछ देशों जैसे आपका ब्राजील हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं, ये आपका 0 डिग्री हो गया, और ये आपका कर्क रेखा, इधर हो गया मकर रेखा, ये का क्षेत्र जो होता है यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास की अवधारणा, ये आपका चार्ल्स डार्विन, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इनकी पुस्तक जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, इसी में ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अंसर्ट, हेकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वो ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। अगला, जीवों को 5 जगत, ये पूछा जाता है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकृत किया जाता है, जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है इसमें? 5 जगत में पूछा, इसमें कौन सम्मिलित है? तो आपका मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया, ये आपका सभी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सभी आपका इसमें क्या है, करेक्ट हो जाएगा। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों के 5 जगत मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, ये पूछा गया प्रश्न है। इसकी विभाजन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। ये समूह निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटिक तथा अथवा यूकैरियोटिक। जीव का शारीरिक एक कोशिका अथवा बहुकोशिका, इसमें बहुकोशिका जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता, इसके आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया था। कार्ल बोस ने अपने वर्गीकरण में मुनेरा जगत को आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों के उप समूह में वर्गित किया गया है। आपका जगत, किंगडम, इसमें आपका फाइलम और डिवीजन, पादप, और वर्ग उसके बाद गण, कुल, वंश, जात, ये क्रम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इसी प्रकार वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? आपका जात यानी स्पीसीज होती है। एक क्रम पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, मुनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुनेरा जगत के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला, इस जगत में सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। करा है, इस जगत में सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है।
सभी में नहीं, कुछ में होती है, तो गलत हो जाएगा। नील हरित सवाल इस जगत का उदाहरण, ये आपका सही है। नील हरित सवाल जो है किस में आता है, तो आपका मुनेरा में आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। देखिए, मुनेरा जगत के जीवों में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। प्रश्न में सभी दिया था, इसलिए गलत हो जाएगा। कोशिका भित्ति के ना होने के कारण मुनेरा वर्ग के जीवों की संरचना, शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिका जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों के भिन्न होते हैं। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। पोषण के स्तर पर स्वपोषी अथवा विषमपोषी ये दोनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपका जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा इस जगत के जीवों के उदाहरण जरूर ध्यान रखिए। उदाहरण से ही प्रश्न बनता है। नील हरित शैवाल जो किसका उदाहरण है, तो आपका मुनेरा जगत का है। उदाहरण से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे आ गया प्रश्न, अमीबा और प्रोटोजोआ ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। उदाहरण जरूर ध्यान रखिए, बार बार मैं कहूंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोश की जीव आपका शैवाल, डाइएटम और प्रोटोजोआ इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के जीवों के उदाहरण है। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना ये भी आपका क्या है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा जगत में आपका एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग में कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण बस ध्यान रखिए आप लोग, बस, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फंजाई यानी कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फंजाई के बारे में यहाँ पे पूछा, फंजाई जगत के बारे में। इस जगत के जीव मृत जीवी होते हैं, तो ये आपका सही है। इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाती है, ये भी सही है। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये पूछा जाता है। फंजाई में उपस्थित जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। भी सभी कथन आपके क्या है, करेक्ट है, ठीक है, इसमें आपका सभी सही है। फंजाई जगत में क्या आता है, आपका ईस्ट आता है, मशरूम आता है, एस्परजिलस आता है, पेनिसिलियम तथा एगेरिकस, ये आपका फंजाई जगत के उदाहरण है। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांटी और एनेमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्लांटी और एनेमेलिया के बारे में यहाँ पे दिया है। प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ये आपका गलत है। एनेमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं, ये आपका सही है। इसमें सही पूछा है तो आपका केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत है क्योंकि प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इन वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। दूसरा कथन आपका सही है। एनेमेलिया वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। यह हम प्लांटी जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पादप, इसको पहले दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आपका पादप शरीर बिना विभेदन के, इसे क्या कहा जाता है, उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। बिना विभेदन के क्या है, ये आपका थैलोफाइटा। दूसरा आपका विभेदित पादप शरीर, इसको भी दो भागों में बांटा गया। बिना समनी ऊतक के, ये क्या है, ब्रायोफाइटा है। और समनी ऊतक को भी आपका किसमें दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका बीज रहित, बीज रहित जो होता है आपका क्या होता है, टेरिडोफाइटा। और बीज उत्पादित करने वाले कौन सा होता है, फेंड्रोगैम होते हैं, ये पूछा जाता है। फेंड्रोगैम आपका बीज उत्पादित करने वाले। अब फेंड्रोगैम को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होगा नग्न बीजी, जिसे आपका जीनोस्पर्म कहा जाता है। और फलों में बंद बीज वाले, तो ये आपका एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। और जो खुले बंद वाले होते हैं क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ये सारे पूछे जाते हैं। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। पादप को दो में थैलोफाइटा, और फिर उसके बाद इसमें विविधित पदार्थ में आपका इसमें आपका ब्रायोफाइटा, और फिर समनी ऊतक सहित में आपका टेरिडोफाइटा और फेंड्रोगेम्स। और फेंड्रोगेम्स को भी दो भागों में, जिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद एंजियोस्पर्म को दो भागों में, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एनेमेलिया जगत का वर्गीकरण, इसको लिख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। जीवधारी, इसको दो भागों में, एक आपका हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक दो भागों में, एक का होगा एक कोशिक और दूसरा हो गया बहुकोशिक। यानी एक कोशिक आपका कौन सा, प्रोटिस्टा। बहुकोशिक में आपका इसको भी दो भागों में बांटा गया। कोशिका भित्ति सहित
कोशिका भित्ति सहित इसमें आपका हो जाएगा आपका जैसे प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, इसमें फंजाई जैसे आ गया, और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम आपका प्लांटी आ गया। और जो बहुकोशिकीय दूसरा वाला है कोशिका भित्ति रहित आपका एनीमेलिया है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला है प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। प्लांटी जगत में कौन सम्मिलित नहीं पूछा है, तो आपका थैलोफाइटा तो है, जिम्नोस्पर्म में भी है, मोलस्का नहीं है, पोरीफेरा भी नहीं है, निमेटोडा भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 5 3 4 5। अगला है प्लांटी और एनीमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया, ये जरूर ध्यान रखें, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 5 भागों में, ठीक है। जंतुओं यानी एनिमिला को 10 फाइलों में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, नेमेटोडा, एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये जो है आपका क्या है एनिमेलिया को बांटा गया है 10 फाइलम में। अगला प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। प्लांटी जगत के बारे में दिया है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैलोफाइटा के वर्ग जो पौधे जो होते हैं ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, सही है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा के वर्ग के पौधों को कहा जाता है। टेरिडोफाइटा में समान ऊतक उपस्थित होता है, टेरिडोफाइटा में समान ऊतक उपस्थित हो, सही है। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ये भी आपका क्या है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोककर आप लोग जो है ये व्याख्या ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर दे रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग सारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फेंड्रोगैम्स पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अभी हमने पढ़ा फेंड्रोगोम्स को जो है आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जिम्नोस्पर्म फल के अंदर यानी बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग है, ये आपका सही है। और एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा आपका जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं, ये आपका क्या है सही हो जाएगा। अभी देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए यहाँ पे देखिए आपका एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया था ना, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। और जो फेंड्रोगोम्स पहले दिया था, फेंड्रोगैम्स को 2 भागों में आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बांटा गया था, ठीक है, वही प्रश्न में पूछा गया। अगर वो चार्ट आप तैयार कर लेते हैं ना, तो चार्ट से आपका सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, और तीसरा भी आपका क्या है सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है यहाँ पे दिया है फाइलम और उदाहरण दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके ज्यादातर एग्जाम में, ठीक है। तो आपका पोरीफेरा में कौन आएगा, तो पोरीफेरा में आपका आएगा स्पंज जो है पोरीफेरा में। और आप बात करते हैं सिलेंट्रेटा में आपका क्या हो जाएगा हाइड्रा। प्लेटीहेल्मिन्थेज इसमें आपका फीता क्रीम हो जाएगा, और निमेटोडा में आपका गोल क्रीम हो जाएगा। उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पोरीफेरा के कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं, साइकॉन, यूप्लेक्टिला तथा स्पिंजला, ये सब क्या है आपका पोरीफेरा के उदाहरण है। उदाहरण से ही ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। सिलेंट्रेटा में आपका कौन सा आता है, तो सिलेंट्रेटा क्या होता है, ये आपका जलीय जंतु है, इसका शारीरिक संगठन उत्कीय स्तर का होता है, इसमें एक देह गुहा पाई जाती है, उनका शरीर कोशिका की 2 परतों आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है। इनके कुछ जातीय समूह में रहते हैं, जैसे आपका कोरल हो गया, और कुछ एकाकी जैसे आपका हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश भी इसी वर्ग के उदाहरण है, किसके, सिलेंट्रेटा के, ठीक है। और प्लेटीहेल्मिन्थेज का शरीर द्विपार्श्व सममित शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना तथा त्रिकोरक ऊतक विभेदन की 3 कोशिकीय स्तरों पर होता है। इनके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक स्तर तथा कुछ अंग भी बनते हैं। इन्हें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें सुव्यवस्थित अंग व्यवस्थित हो सकते हैं। इनका शरीर पृष्ठधारी चपटा, इसलिए इन्हें चपटे क्रीम कहा जाता है। बस आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, फीता क्रीम और लीवर फ्लू जैसे परजीवी आते हैं इसमें, ठीक है। आपका और अगला है नेमेटोडा, इसमें आपका क्या आता है, गोल क्रीम, फाइलेरिया क्रीम, पिन क्रीम जो है इसमें आते हैं। उदाहरण ही बस आप ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए, फिर पूछा फाइलम और विशेषता पूछा है। एनिलिडा का विशेषता क्या होता है? तो एनिलिडा का विशेषता होता है ये जंतु का सबसे बड़ा संघ है। एनिलिडा जो है ये जंतु का सबसे बड़ा संघ है। दूसरा आपका है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या है? एक मिनट, गलत हो जाएगा। हाँ, एनिलिडा ये आपका वास्तविक देह गुहा, वास्तविक देह गुहा हो जाएगा एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा ये जंतु का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा है, सॉरी, आर्थ्रोपोडा जंतु का सबसे बड़ा संघ है। और मोलस्का, मोलस्का की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा खुला संवहनी तंत्र होता है और इकाइनोडर्मेटा में त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। तो ये ऐसे मिलेगा सारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार फिर से इसको। नेक्स्ट, ज्यादातर उदाहरण से ही प्रश्न बनते हैं इसमें। अगला है प्रोटोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका नोटोकार्ड प्रोटोकार्डेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है। करा है नोटोकार्ड प्रोटोकार्डेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है, ये आपका सही है। वास्तविक मेरुदंड की उपस्थित वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला निम्नलिखित में से कौन से वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी फाइलम के उदाहरण है? तो आपका मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी सभी हैं इसके उदाहरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी जिसे आप वर्टिब्रेटा कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये अंडे देने वाले जंतु ये असमतापी होते हैं, इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। करा है उपयुक्त विशेषता में कौन सी विशेषता मत्स्य, जल स्थल चर जिसे उभयचर कहते हैं तथा सरीसृप वर्गों के समान रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, केवल 3 जो है इसमें नहीं पाई जाती है, इनका हृदय त्रिकक्षीय, ये आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मत्स्य वर्ग में मछलियां आती हैं, ये असमतापी होती हैं, अंडे देती हैं तथा इनके कंकाल उपस्थित होते हैं। कुछ मछलियां जैसे आपका शार्क हो गया, कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, परंतु अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ध्यान रखें, इनका हृदय कैसे होता है? द्विकक्षीय होता है। हृदय से प्रश्न बनता है कि किसका द्विकक्षीय होता है, किसका त्रिकक्षीय होता है। दूसरा आपका उभयचर, उभयचर में मछलियों के विपरीत सल्क नहीं होते हैं, इनकी त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये अंडे देते हैं तथा असमतापी होते हैं, इनमें कंकाल नहीं होता है, ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनमें श्वसन के लिए क्लोम और फेफड़े होते हैं, इनमें वृक्क भी पाया जाता है। इनका हृदय जो होता है क्या होता है? त्रिकक्षीय होता है। अगला सरीसृप का शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है, ये असमतापी होते हैं, अंडे देते हैं, इनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। इनका हृदय समानतः त्रिकोणीय होता है। लेकिन मगरमच्छ जो है इसका हृदय क्या होता है? 4 कोश की होता है। ये पॉइंट ध्यान पूछा जाता है, मगरमच्छ में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो आपका 4 कक्ष पाए जाते हैं। और उभयचर में कितने? तो उभयचर में आपका 3 पाए जाते हैं। अगला, पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों समतापी जीव हैं, ये दोनों समतापी जीव हैं। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, सही है। मानव में क्या होता है? 4 कक्षीय पाया जाता है, सही है। पक्षी में पाया जाता है, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, ऐसे पूछा जाता है कि पक्षी में कौन सा पाया जाता है, कितने हृदय पाए जाते हैं? तो पक्षी में 4 हृदय पाए जाते हैं। तो अलग अलग से प्रश्न पूछा जाएगा कि पक्षी जो है आपका समतापी असमतापी है, तो समतापी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फेफड़े होते हैं। अगला, इसमें आपका तीनों कथन सही है। पक्षी और स्तनपायी दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी समतापी, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, इनमें आगे चलने वाले 2 उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है, श्वसन फेफड़ों से होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा जाता है। ये सब तो उसके उदाहरण है। ठीक है, अगला है जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले केरोलस लिनियस द्वारा शुरू किया गया था, ये आपका क्या है? सही है। इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीनस एवं स्पीशीज को ही ध्यान में रखा जाता है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? कौन सा उभयचर नहीं है? तो समुद्री घोड़ा जो है ये आपका उभयचर नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस में आता है? ये आपका ये मत्स्य वर्ग में आता है, मछली वर्ग में आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी मेढक, टोड, सैलामेंडर ये सबके क्या है? ये आपका हो जाएगा उभयचर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है?
सरीसृप वर्ग का जंतु कौन सा, इसमें नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑस्ट्रिच जो है ये सरीसृप वर्ग का नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ, उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा यानी और कैमेलियन सरीसृप, जबकि ऑस्ट्रिच, सफेद स्टॉर्क तथा नर गुच्छेदार बत्तख ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रिच पक्षी वर्ग में आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है तो मगरमच्छ, ऑप्शन सी। सेल, व्हेल तथा डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के हैं, जबकि मगरमच्छ जो है सरीसृप वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।